हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने कल जो फेसियोला हिपैटिका शुरू किया था उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें अपने डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हिपैटिका। इसके लाइफ साइकिल में सबसे अपने पहले डिस्कस करते हैं कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सामान्यतः मैथुन के बाद क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है फेसियोला हिपैटिका में। स्वनिषेचन जो होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसकी संभावनाएं कम ही देखने को मिलती है। स्वनिषेचन की स्थिति में एक फ्लूक के शुक्राणु उसी के मादा जनन छिद्र में होते हुए गर्भाशय में चले जाते हैं तथा स्वयं के द्वारा जो प्रोड्यूस स्पर्म होते हैं वो स्वयं के द्वारा प्रोड्यूस ओवम को जो है फर्टिलाइज करते हैं। परंतु सामान्य परिस्थितियों में अधिकांशतः जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। एक फेसियोला का सीरस जो होता है वो उलटकर नर जनन छिद्र से बाहर धागे की तरह निकल जाता है और दूसरे फेसियोला की लोअर नाल के छिद्र में प्रवेश कर जाता है तथा अपने शुक्राणु जो है उसकी अंडवाहिनी में पहुंचा देता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों का स्रावण जो होता है वो शुक्राणुओं को जो है एक्टिव बना देता है और अंडे जो निषेचित अंडे होते हैं वो अंडवाहिनी में जो है निषेचित हो जाते हैं अंडे जो होते हैं। इसके बाद जो है कैप्सूल फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। कैप्सूल फॉर्मेशन की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि एक जो है अंडे का जो है संरचना किस प्रकार का होता है। तो सामान्य तौर पे अंडे के बाहर की तरफ जो है एग सेल जो है पाई जाती है, बीच में जो है एक सेल, बड़ी सेल पाई जाती है जिसको जाइगोट सेल कहते हैं, और ऊपर की तरफ इसके अपर्क्यूलम होता है और जो जाइगोट के चारों तरफ छोटी छोटी सेल्स होती है वो योग सेल्स होती है। तो ये जो पूरा होता है इसको जो है अपने कैप्सूल कहते हैं। जो बाहर की तरफ सेल बनकर जो उसके जो जाइगोट को घेर लेता है उसको अपने सेल कहते हैं और कैप्सूल बनता है। कैप्सूल फॉर्मेशन जो होती है किस प्रकार होती है, देखिए, निषेचित जो अंडे होते हैं वो पीतक ग्रंथियों से पीतक कोशिकाएं प्राप्त कर लेते हैं और निषेचित अंडे व पीतक कोशिकाओं के चारों ओर एक कवच का निर्माण हो जाता है। कवच के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है वो भी पीतक ग्रंथियों से ही प्राप्त होता है। अंडकवच या जिसको सेल कहते हैं वो स्क्लेरोटीन नामक प्रोटीन का बनता है। ये स्क्लेरोटीन जो होता है वो फिनोल से जो है फिनोल ऑक्सीडेज की उपस्थिति में क्विनोन बना देता है और क्विनोन जो है प्रोटीन के साथ क्रिया करके स्क्लेरोटीन जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है लगभग जो है 2 से 5 लाख अंडे उत्पन्न कर सकता है एक फेसियोला एक बार में। तो इस प्रकार के जो अंडे होते हैं उसमें आगे जो है निषेचन प्रारंभ होता है और अर्लियर डेवलपमेंट की स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है मादा के शरीर के अंदर ही, गर्भाशय के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है। और अंड संपुट के भीतर जो है यानी जो जाइगोट होता है उसमें प्रथम विदलन के परिणाम स्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है, मतलब अनइक्वल जो है होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, और एक छोटी कोशिका जिसको जो है प्रोपोगेटरी सेल्स और दूसरी जो है बड़ी कोशिका जिसको एक्टोडर्मल सेल कहते हैं। ये एक्टोडर्मी कोशिका जो है विभाजित होकर भविष्य के अंदर लार्वा के जो है एक्टोडर्म या एक्टोडर्म जनन स्तर का जो है निर्माण कर देती है, और दूसरी जिसको अपने जो है प्रोपोगेटरी सेल या वंशवृद्धि सेल जिसको कहते हैं वो विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बना देती है। एक सोमेटिक सेल होती है और दूसरी जो है जर्म सेल होती है। ये जो 2 अवस्थाएं होती है, 2 कोशिकाएं होती है, इनके अंदर जो लार्वा के पश्च सिरे के अंदर जो एक शहती के रूप में एकत्रित हो जाती है, और जो सोमेटिक सेल्स होती है ये विभाजन के फलस्वरूप जो है लार्वा के एक्टोडर्म व मेसोडर्म का निर्माण कर देती है। सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि एक कंडीशन के अंदर 22 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है ये एनिमल जो है ज़्यादा विकसित होता है। जब ये इसके अंदर प्रोपेगेटरी सेल्स और एक्टोडर्मल सेल्स बन जाती है
और इसके अंदर सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स बन जाती है। फिर ये भ्रूणीय अवस्था जो बनती है, इसी अवस्था के अंदर जो है जो अंड संपुट होता है या कैप्सूल जो होता है वो इस एनिमल की शरीर से बाहर निकल जाता है और ये जो है बाहर वातावरण के अंदर जलीय माध्यम के अंदर आ जाता है। जलीय माध्यम की अगर पीएच 6.5 के लगभग हो, थोड़ी सी अम्लीय हो, तो वो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होती है और ऐसी परिस्थिति मिलते ही 14 से 17 दिन के अंदर जो है अंडे के अंदर जो है मिरासीडियम लार्वा जो है बन जाता है, जो कि इसके अंदर अपने फोर्थ जो फोटो देख रहे हैं ये कंडीशन आ जाती है। एनसिस्टेड मिरासीडियम जो है बन जाता है। ये मिरासीडियम लार्वा जो होता है इसी अवस्था के अंदर होता है। अपने आगे डिस्कस करते हैं अपने मिरासीडियम लार्वा कैसा होता है। तो सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें मिरासीडियम लार्वा की तो ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। 0.07 मिलीमीटर लंबा होता है, जो थोड़ा सा दीर्घित अंडाकार और सक्रिय प्राणी होता है, जिसके शरीर के चारों तरफ जो है प्लेट जैसी संरचनाएं लगी होती है, जो कि लगभग 5 जो प्लेटें होती है वो 5 पंक्तियों में होती है। पहली पंक्ति के अंदर 6 प्लेट होती है, दूसरी में भी 6 होती है, तीसरी में 3 होती है, चौथी पंक्ति के अंदर 4 प्लेट होती है और 5वीं पंक्ति के अंदर 2 प्लेट होती है। ये जो है इस जंतु के चारों तरफ व्यवस्थित होती है। दूसरी पंक्ति के अंदर जो मध्य में जो ब्रेस्ट साइड के अंदर मध्य में जो प्लेट होती है, उस प्लेट में 2 आई स्पॉट या जिसको अपने कहते हैं नेत्र बिंदु जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है एक अंडाकार संरचना बनती है। इसके ऊपर की तरफ एक जो है तिकोनी या आगे की तरफ जो है एक जो है उभरी हुई संरचना होती है, जिसको शीर्षस्थ पेपिली या एपिकल पेपिला कहते हैं। ये जंतु जो होता है किसी प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करता है, इसमें माउथ की कमी होती है और आहार कभी नहीं लेता है। इस अवस्था के अंदर ये लगभग जो है 8 घंटे जो है लगभग जल में रहता है और इस दौरान अगर इसको कोई भी परपोषी नहीं मिलता है तो इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये जो मिरासीडियम होता है ये एक मध्यस्थ परपोषी के अंदर जो है प्रवेश कर जाता है। मध्यस्थ परपोषी इसका जो है एक गैस्ट्रोपोड मोलस्क या जिसको जल और स्थल पे रहने वाला जो घोंघा होता है, शंख जिसको अपने कहते हैं सामान्य तौर पे, वो स्नेल होता है। इसका जूलॉजिकल नाम जो है वो होता है लिम्निया ट्रैंकेटुला। ये लिम्निया ट्रैंकेटुला जो होता है वो सामान्यतः स्वच्छ जल के अंदर पाया जाने वाला या स्वच्छ जल के आसपास गीले कीचड़ में पाया जाने वाला घोंघा होता है। उसके शरीर के अंदर जो है ये मिरासीडियम जो है प्रवेश कर जाता है। इसमें इसके जो पेपिला के शीर्षस्थ पेपिला के ऊपर जो भेदन ग्रंथियाँ होती है वो इसके टिश्यूज़ को काटकर इसके एक्टोडर्म आवरण के अंदर अपना जो है अंदर घुस जाता है। जब अंदर घुसता है उस समय यह जो मिरासीडियम लार्वा होता है अपना बाहर का जो एक्टोडर्मल आवरण होता है वो छोड़ देता है और इस प्रकार ये जब उसमें प्रवेश करता है तो उस अवस्था के अंदर ये पाचक ग्रंथियों में पहुंच जाता है। यहाँ मिरासीडियम लार्वा पाचक ग्रंथियों में पहुंचकर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ये अंत में स्पोरोसिस्ट अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इसको जो है अपने स्पोरोसिस्ट लार्वा कहते हैं। स्पोरोसिस्ट में परिवर्तन होने के बाद इसका साइज़ जो है ग्रोथ नहीं होती है, लगभग वही 0.7 मिलीमीटर जो है थोड़ा सा ग्रोथ करता है, 0.7 मिलीमीटर जो है हो जाता है। मिरासीडियम लार्वा से जो है स्पोरोसिस्ट में परिवर्तन के समय मिरासीडियम की ग्रंथि मस्तिष्क, नेत्र बिंदु व शीर्षस्थ पेपिला आदि ऑर्गन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। स्पोरोसिस्ट में एक जोड़ी जो है आदिवृक्क पाए जाते हैं और प्रत्येक आदिवृक्क के अंदर 2-2 ज्वाला कोशिकाएँ पाई जाती हैं। जनन कोशिकाएँ तथा जनन गोलिकाएँ जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। स्पोरोसिस्ट की देह भित्ति के बाहर की तरफ जो है एक पतली सी क्यूटिकल की परत बन जाती है। इसके नीचे जो है अंदर की तरफ अगर देखें तो क्यूटिकल के नीचे पेशीय स्तर पाया जाता है और पेशीय स्तर के उपकला भीतर जो है उपकला कोशिकाओं का स्तर जो है वो पाया जाता है। तीसरे प्रकार का लार्वा परिवर्धित होता है जिसे अपने तीसरे प्रकार के लार्वा को जो है रेडियल लार्वा कहते हैं और इसका रेडियल लार्वा का जो परिवर्तन होता है
जो स्पोरोसिस्ट का हो गया, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडियल लार्वा का जो परिवर्तन होता है, वो रेडियल लार्वा का जो परिवर्तन है वो स्पोरोसिस्ट जो है उसी से होता है। और एक स्पोरोसिस्ट से जो है तकरीबन लगभग जो है 5 से 6 जो है रेडियल लार्वा बनते हैं। 5 से कई बार देखने को मिलता है शीत ऋतु के अंदर 8 लार्वा तक जो है बन जाते हैं। रेडियल लार्वा की बात करें तो ये बेलनाकार और थोड़ा सी लंबाई लिए हुए होता है। 1.3 मिलीमीटर से 1.6 मिलीमीटर तक लंबा हो जाता है। देह भित्ति जो है क्यूटिकल, पेशी स्तर, उपकला, उपकला कोशिकाओं के स्तर से बनी होती है। और पश्च सिरे के निकट 2 आधार पार्श्वीय परिवर्त बन जाते हैं और इसमें लेपेट्स बन जाते हैं जो प्रोकुस्कुला कहलाते हैं। और अग्रभाग के निकट जो है वृत्ताकार पेशीय कंटक जो है या वलय स्थित होते हैं, जिसे कॉलर कहते हैं। यह वलय जो है गमन के लिए जो है इनमें सहायक होते हैं। इनके जो है अंत में या लास्ट में एक जो है बर्थपोर भी पाया जाता है। रेडियल लार्वा के अग्रतम छोर पर मुख जो होता है वो पाया जाता है और यह जो है इस समय जो है अपनी मुख से भोजन ग्रहण करता है, जो कि आगे की तरफ पेशी में जाता है। और पेशी जो है एक आगे की तरफ जो है ग्रसनी जो होती है वो आगे की तरफ थैले समान सदृश आंत्र के अंदर खुल जाती है। इसमें 2 जोड़ी जो है आदिवृक्क भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती है। ज्वाला कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ जाती है। अब रेडियल लार्वा जो होता है उसमें 2 प्रकार से आगे परिवर्तन होता है। अगर अपने देखें ग्रीष्म ऋतु में तो इससे जो है डॉटर या जिसको पुत्री रेडियो जो है लार्वा द्वितीय पीढ़ी बनती है और उनके अंदर परिवर्तन होकर जो है आगे की तरफ जो है चौथी अवस्था का लार्वा बनता है। और अगर शरद ऋतु होती है तो उसमें जो है सीधा ही जो है प्रथम पीढ़ी का रेडियो लार्वा जो होता है उसमें जनन कोशिकाएं जो है परिवर्तित होकर चौथी अवस्था का सर्केरिया लार्वा बना देती है। सर्केरिया लार्वा जो होता है उसको अगर अपने देखें आगे तो ये एक सामान्य सा जो है 0.25 मिलीमीटर से 0.35 मिलीमीटर लंबा जो है लार्वा होता है। इसमें एक पूंछ पाई जाती है। सर्केरिया लार्वा में जो वयस्क फ्लूक के अंग होते हैं उनके रूडिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी इसमें वो सारे ऑर्गन्स के रूडिमेंट्स पाए जाते हैं जो वयस्क एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। देह भित्ति रेडिया व स्पोरोसिस्ट अवस्था के समान ही होती है, परंतु इसकी क्यूटिकल के ऊपर जो है वयस्क फ्लूक के समान जो है छोटे छोटे सूल बन जाते हैं। सर्केरिया की देह भित्ति के नीचे जो है पुट्टी जनन को ग्रंथियाँ जो होती है, साइटोजेनेसिस ग्लैंड जो होती है वो स्थित रहती है। तो इस प्रकार जो अपने इसके अंदर सर्केरिया लार्वा बनता है। सर्केरिया लार्वा जो होता है जो एक रेडियल लार्वा से 14 से 20 सर्केरिया लार्वा बनते हैं। और ये जो सर्केरिया लार्वा होते हैं वो रेडियो लार्वा के जनन छिद्र से बाहर की तरफ निकलते रहते हैं और उस जो एनिमल होता है मध्यस्थ परपोषी होता है उसके अंदर जो है काफ़ी जो है बॉडी के अंदर होते हैं। फिर 2 से 3 दिन के पश्चात सर्केरिया लार्वा की पूंछ जो होती है वो समाप्त हो जाती है और अपने चारों तरफ जो है एक पुट्टी का स्त्रावन कर लेते हैं। और जब ये पुट्टी का स्त्रावन करता है उस समय इसको जो है मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। मेटासर्केरिया लार्वा में कुछ खास परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ एक पूंछ जो है झट जाती है और लगभग 2 मिलीमीटर व्यास के जो ये हो जाते हैं। और संरचना में किशोर फ्लूक से मिलती जुलती जो है इनकी सारी जो है अवस्था हो जाती है और इनके अंदर ज्वाला कोशिकाओं की संख्या जो है सर्केरिया लार्वा की अवस्था जो होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। भेड़ के अंदर ये इस अवस्था के अंदर जब घोंगे जो होते हैं वो ऊपर की तरफ गति करते हुए घास की टॉप के ऊपर चढ़ते हैं और जब भेड़ उस घास को किनारे से खाती है तो ये उसके पेट में चले जाते हैं और वहाँ 3 से 4 माह के अंदर जो है ये अंडे देने शुरू कर देते हैं डेवलप होकर। फेसियोला हिपेटिका का मेटासर्केरिया मनुष्य को भी संक्रमित कर देता है, कई बार देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार अपने कुछ प्लांट्स को खा लेते हैं, सब्जी वगैरह, या जैसे मतलब खाने लायक प्लांट्स होते हैं बच्चे खा लेते हैं या फिर मनुष्य खा लेते हैं तो उसके शरीर के अंदर भी ये चले जाते हैं। अगर अपने इसके रोग निरोधन के बारे में बात करें तो इसके रोग निरोधन के अंदर जो है कुछ ज़्यादा जो है नहीं होती है। इसमें सामान्य तौर पे अपने देखते हैं कि ये अपना जीवन चक्र जो है 2 जंतुओं के अंदर जो है
पूरा करता है। तो इसके बीच में जो है एक स्नेल जो होता है वो होता है, अगर अपने आसपास के पोखरों से और स्नेल्स को नष्ट कर दे तो ये जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल है उसकी कड़ी टूट जाएगी और ये जो है इसका एक और भी अपने उपाय कर सकते हैं कि कुछ ऐसे जंतु जैसे बतख वगैरह और कुछ किंगफिशर वगैरह अगर अपने पॉन्ड्स के अंदर रखते हैं तो वो इन जो स्नेल्स होते हैं उनको खाते रहते हैं और उससे जो है ये जंतु जो है कभी भी जो है मतलब इस फेसियोला को जो है आगे बढ़ने से, अगर किसी एनिमल के अंदर ये रोग देखने को मिल ही जाए तो अपने इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर एल्मिंथीस दवाएं जैसे कि हेक्साक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रोक्लोरोइथेन, फिनो आदि जो है फ्लू को नष्ट करते हैं, उनकी एक निश्चित खुराक जो है चिकित्सक के परामर्श से देते रहते हैं जिससे जो है ये जंतु जो है ठीक हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार जो है अपना लीवर फ्लू का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल अपने फिर मिलेंगे अपने टिनिया सोलियम के साथ।